हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हम ऐतिहासिक काल में पहुंच चुके थे। ऐतिहासिक काल से पहले तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का कुनिंद राजवंश से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कुनिंद राजवंश की, तो कुनिंद राजवंश महाभारत काल से 300 AD कल बात की थी, है ना। तो जो महाभारत काल से 300 ईस्वी तक माना जाता है वो कुनिंद राजवंश माना जाता है उत्तराखंड में। और अगर हम कुनिंद राजवंश को भी पूरा डिटेल में पढ़ें तो कुनिंद राजवंश की 3 कैटेगरी बना दी गई। पहला प्राचीन कुनिंद राजवंश आ गए, फिर दूसरा मध्यवर्ती आ गए और लास्ट में परवर्ती कुनिंद वंश आया। अगर इनके काल की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो हमारा कालखंड है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन कुनिंद राजवंश का काल बोलते हैं। उसके बाद जो आता आगे का वो 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक जो आता मध्यवर्ती कुनिंद का काल आता, और लास्ट जो आता परवर्ती कुनिंद का काल वो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक आता है, AD तक। तो यहाँ तक जो काल आ गया वो क्या है, परवर्ती कुनिंद। तो ये हम देखेंगे इनकी कैटेगरी मुद्राओं के हिसाब से, पूरी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे और कुनिंद राजवंश को पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राचीन कुनिंद वंश की, देखिए कल मैंने बताया था कुनिंदों के जो मिलने के जो साक्ष्य हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं, उनके बेसिस पर हम बात करते हैं। और आज मैं बात करूँगा कि प्राचीन कुनिंद वंशों के लिए कौन सा तुम्हारा साहित्यिक स्रोत है और कौन से तुम्हारे अभिलेख कहाँ पे काम करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन स्टार्ट करते हैं, प्राचीन कुनिंद वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे मध्यवर्ती, फिर पढ़ेंगे परवर्ती। अगर हम बात करते हैं प्राचीन कुनिंद वंश की, तो प्राचीन कुनिंद वंश ये आपका 1000 ईस्वी पूर्व से जो है 600 ईस्वी पूर्व यानी कि BC तक चलता था, ठीक है। और अगर हम इसके बात करें, देखिए कुनिंदों की अगर हम बात कर लें, कुनिंदों के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई दी थी कल, ठीक है। जो उत्तराखंड में राज करने वाली, ये क्या है, उत्तराखंड में राज करने वाली, ठीक है, पहली राजनीतिक शक्ति है, राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन है, तो उसकी बात आ जाएगी कुनिंद राजवंश, वहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं, देखिए कुनिंद राजवंश की, तो जब ये प्राचीन कुनिंद वंश चल रहा था तब क्या था, जो इतिहास हिस्ट्री उसमें क्या चल रहा था, उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल चल रहा था, ठीक है। और जो इसके स्रोत हैं वो आपको पता ही है, रामायण महाभारत, रामायण वो आप कह सकते हो महाभारत। और कुनिंदों के बारे में भी सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो रामायण महाभारत से ही मिलती है। और इन कुनिंदों को क्या माना जाता था, आर्यों का वंशज, ठीक है। ये जो कुनिंद शक्ति थी या कुनिंद राजवंश है, इसे क्या माना जाता है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लोगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आर्यों का वंशज कैसे मानते हैं, अभी फैक्ट की बात करेंगे, इसके पीछे क्या फैक्ट है, आर्यों का वंशज। तो इतिहासकार इसे आर्यों का वंशज मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके बात करते हैं यहाँ की प्राचीन कुनिंद वंश की, तो सबसे पहले अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करता हूँ तो साहित्यिक स्रोतों से जो जानकारियाँ मिलती हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत जो कि कुनिंद राजवंश के होने का साक्ष्य हमें बताता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, उसमें पहला आ जाता है रामायण। रामायण, अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण से क्या पता चलता है, भाई रामायण से ये पता चलता है कि वहाँ पे क्या था, जो किष्किंधा कांड था, ठीक है, किष्किंधा कांड जो हुआ, तो किष्किंधा कांड से वहाँ पे क्या, किष्किंधा कांड में क्या देखने को मिलता है, कुलिंदों के लिए यहाँ पे क्या था, पुलिंदास्य शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। कुलिंदों के लिए पुलिंदास्य शब्द देखने को मिलता है। देखिए भाई,
अगर आपको उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको डिटेल में उत्तराखंड पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक जुनून के साथ डिटेल में उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली मिलेंगी और सारे ही चीज़ें आपको एक कलेक्शन, जो बुकों का कलेक्शन होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप आराम से वीडियो देखिए और इन नोट्स को बनाते हुए चलिए साथ में। तो किष्किंधा कांड जो है, यहाँ से क्या होता है, पुलिंदास या पुलिंदचा ये शब्द का उल्लेख मिलता है रामायण के किष्किंधा कांड से। तो पहला तुम्हारा ये हो गया, रामायण से ये देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं महाभारत, तो अगर किसी साहित्यिक स्रोत की बात की जाए जहाँ से कुडिन्नु के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं होने के, तो वो क्या है, वो महाभारत काल ही था। महाभारत जो है ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिससे कुडिन्नु के होने के सबसे ज़्यादा स्रोत आपको मिलते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी अलग अलग पर्वों पर बात होती है। जैसे सभा पर्व आता है, वन पर्व आता है, सभा पर्व आता है, फिर क्या आता है, वन पर्व आता है, फिर क्या आता है, भीष्म पर्व आता है, और फिर अगर हम एक बात और कर लें तो चौथा कर्ण पर्व आता है, और फिर विराट पर्व आता है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जहाँ से हमको इनके होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो सभा पर्व में क्या था, अगर हम इन सब में एक एक की डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सभा पर्व में क्या जानकारी मिली ये देखेंगे, फिर वन पर्व से देखेंगे, फिर भीष्म पर्व, कर्ण पर्व और विराट पर्व, इन सभी से क्या जानकारियाँ कुडिन्नु के होने की मिलती है उसको हम यहाँ से ज़रा सा समझेंगे। अगर सबसे पहली बात मैं करता हूँ सभा पर्व की, तो सभा पर्व से क्या जानकारी मिलती है कुडिन्नु के होने की, इसको हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो देखिए सभा पर्व में एक जगह पे क्या उल्लेख देखने को मिलता है, एक जगह पे ये उल्लेख देखने को मिलता है कि जो अर्जुन थे, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कुलिंद के एक जनपद को क्या कर दिया, कुलिंद जनपद पे क्या कर दिया था, हरा दिया था। यहाँ पे मतलब उस पर राज कर लिया था, ठीक है। तो कुलिंद जनपद पे यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्जुन ने हरा दिया था कुलिंद जनपद को, ठीक है। एक जगह पे ये उल्लेख देखने को मिलता है सभा पर्व में। और युधिष्ठिर, यहाँ पर युधिष्ठिर की बात आती है। युधिष्ठिर ने क्या किया, जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो राजसूय यज्ञ के दौरान क्या हुआ था, कुछ चीज़ें, ठीक है, जैसे गंगा जल है ना, गंगा जल था, और क्या था, स्वर्ण पिपीलिका, ठीक है। स्वर्ण पिपीलिका क्या होती है, मतलब जो रेत से छान के कुछ सोना जो निकाल लिया जाता है, स्वर्ण पिपीलिका, ठीक है। स्वर्ण पिपीलिका, मधु आदि चीज़ें जो थी वो क्या थी, यहाँ पे कुडिन्नु के द्वारा भेजी गई थी। युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो ये चीज़ें क्या थी, कुडिन्नु के द्वारा भेजी गई थी यहाँ पे, कहाँ पे, इन युधिष्ठिर को, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे सभा पर्व में ये उल्लेख देखने को मिलता है कि जो कुडिन्नु थे, ठीक है, इनके लिए द्विज श्रेष्ठ एक वर्ड होता है, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। द्विज श्रेष्ठ करके क्या लिखा हुआ है, कुडिन्नु के लिए एक वर्ड लिखा गया है द्विज श्रेष्ठ, यानी कि द्विजों में प्रधान, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कुडिन्नु के लिए, ठीक है। क्या होता है, द्विज श्रेष्ठ मतलब द्विजों में प्रधान। और द्विजों में प्रधान का मतलब क्या है कि ये जो लोग थे इसी से, ठीक है, जो इतिहासकार हैं यहाँ से क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकालते हैं, निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ये जो होंगे, जो कुडिन्नु राजवंश था वो क्या थे, आर्यों के वंशज थे। यहीं से ये बात निकल के आती है जो आर्यों के वंशज वाली बात बताई थी। तो रामायण के किष्किंधा कांड से पता क्या चला, पुलिंदास से शब्द का पता चला, पुलिंदचा, ठीक है। महाभारत के सभा पर्व से अर्जुन ने कुलिंद जनपद को हराया था। दूसरी बात, युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो गंगा जल, स्वर्ण पिपीलिका, इस तरीके की आदि चीज़ें क्या हुई थी, यहाँ पे भेजी गई थी, ठीक है ना। किनको, इनको भेजी गई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो इनमें एक जगह पे इनके लिए क्या वर्ड लिखा गया, द्विज श्रेष्ठ। और द्विज श्रेष्ठ वर्ड जहाँ से लिख दिया वहाँ से ये क्या किया, इतिहासकारों ने एक कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन क्या निकाला कि ये आर्यों के वंशज होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा महाभारत से बात हुई। अगली बात हमारा क्या आता है, भीष्म पर्व आता है। इसी में महाभारत का तीसरा जो आता है, देखिए हमने पहले वन पर्व आएगा, दूसरा वन पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पर्व।
तो जब पांडव क्या थे अज्ञातवास के दौरान, ठीक है, वन पर्व में क्या लिखा हुआ है, पांडव जब अज्ञातवास के दौरान, ठीक है, अज्ञातवास के दौरान क्या हुए थे, कहाँ रुके हुए थे, सुबाहुपुर, ठीक है, सुबाहुपुर, सुबाहुपुर में एक रात ठहरे थे, ठीक है, यहाँ पे रुके हुए थे, आप कह सकते हो रुके थे। तो पांडव अज्ञातवास के दौरान कहाँ थे, सुबाहुपुर में रुके हुए थे, सुबाहुपुर, ठीक है। तो सुबाहुपुर अभी की अगर हम जगहों की बात करें तो श्रीपुर या फिर श्रीनगर, श्रीनगर पौड़ी के श्रीनगर में पड़ता है, श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है तुम्हारा क्या, सुबाहुपुर। तो वन पर्व के दौरान तुम्हारी एक बात आती है लिखी हुई कि पांडव अज्ञातवास के दौरान क्या होते, सुबाहुपुर श्रीनगर पौड़ी में रुके हुए थे, वन पर्व के दौरान ये बात तुम्हारी निकल के आती है। अगर हम बात करते हैं भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, ठीक है, सुबाहुपुर, यहाँ पे राजा सुबाहु की, ठीक है, जो क्या थी, राजा सुबाहु यहाँ का राजा हुआ करता, ठीक है, ये साक्षी मिलते हैं। सुबाहुपुर जो जगह है श्रीनगर पौड़ी में, और तब क्या था, यहाँ का राजा क्या होगा, सुबाहु होगा, ठीक है। और क्या था, भीष्म पर्व की अगर हम बात करते हैं तो भीष्म पर्व में क्या उल्लेख देखने को मिलता है कि जब क्या होता है, कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, तो क्या था, जो ये थे आपके कुणिंदु ने क्या किया था, पांडवों का साथ दिया था, ठीक है, पांडवों का साथ दिया, जब लड़ाई हुई तो पांडवों का साथ दिया, ये उल्लेख देखने को मिलता है भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व के बाद अगर हम बात करते हैं चौथा, कर्ण पर्व की बात करते हैं, कर्ण पर्व, कर्ण पर्व में क्या उल्लेख देखने को मिलता है, देखिए कर्ण पर्व में उल्लेख आपको देखने को मिलेगा कि जो कुणिंद थे, ठीक है ना, कुणिंदु ने लड़ाई के दौरान क्या किया, कुणिंदु के जो हाथी थे, या कुणिंदु के हाथी जो थे वो कौरवों पर टूट पड़े, ठीक है, जो कौरव थे कौरवों पर टूट पड़े, कौरवों पर टूट पड़े, यानी कि युद्ध के दौरान जो तुम्हारे हाथी होंगे इनके पास, ठीक है, कुणिंदु के पास, तो वो क्या थे, यहाँ से उल्लेख देखने को मिल गया था भीष्म पर्व से कि कुणिंदु ने पांडवों का साथ दिया था, और कुणिंदु के जो हाथी थे वो कौरवों पर क्या हुए, टूट पड़े, ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो ये जो कुणिंद थे, कुणिंदु ने क्या किया, पांडवों का साथ दिया होगा, ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और कौरवों से क्या हुआ, लड़ाई की होगी, ये बात यहाँ से निकल के आती है, कर्ण पर्व से तुम्हारी निकल के आती है ये बात। तो यहाँ से कर्ण पर्व से ये उल्लेख देखने को मिलता है आपका, ठीक है। रामायण महाभारत अगर काल बात करते हैं तो महाभारत काल क्या था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो महाभारत काल की चर्चाएं बहुत जगहों पे होती भी हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रह्म पुराण और मार्कंडे पुराण की बात करते हैं, वहाँ पे कुलिंदास्य शब्द देखने को मिलता है। अगला अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मार्कंडे पुराण और ब्रह्म पुराण, यहाँ से क्या देखने को मिलता है, कुलिंदास्य शब्द इनके लिए देखने को मिलता है, यानी कि कुलिंदु के लिए जो प्रयोग किया जाता वो क्या किया था, कुलिंदास्य शब्द का प्रयोग किया गया था। मार्कंडे पुराण और ब्रह्म पुराण से कुलिंदास्य शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और आपका इससे पहले मैंने बात कर ही ली थी, यहाँ पे इनके लिए पुलिंद, जो तुम्हारा सबसे पहले रामायण था, यहाँ पे पुलिंदास्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और अगर हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से जो कंक्लूजन निकल के आता है विष्णु पुराण से, ठीक है, तो विष्णु पुराण की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की अगर हम बात कर लेते हैं, विष्णु पुराण, तो कुलिंदो पत्यकस्य, ठीक है, ये वर्ड कहाँ पे लिखा गया था, कुलिंदो पत्यकस्य,
जो है ये कहाँ पे लिखा गया था, विष्णु पुराण में। कुलिंदु के लिए अगर ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कुलिंदास्य शब्द कहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो मार्कंडेय पुराण या ब्रह्म पुराण की बात करता है। तो यहाँ आपके लिए ये कुलिंदु के लिए जो वर्ड यूज किया गया था वो आपको क्या ध्यान में रखना है, कुलिंदास्य शब्द यूज कर किया था। और विष्णु पुराण में क्या किया था, कुलिंदो पत्यकस्य याद किया हुआ था। और यहीं अगर हम एक और पर्व की बात कर लेते, विराट पर्व की, ठीक है, इसी में क्या था, विराट पर्व भी था। अगर विराट पर्व की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ विराट पर्व में कुछ लेख देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या था, मत्स्य राजा विराट, ठीक है, मत्स्य राजा विराट जो था, राजा विराट, ये जो था जयपुर राजस्थान का राजा था। और इसने जो तराई भावर वाला क्षेत्र था वहाँ पे कुनिंदु पे क्या कर लिया था, अधिकार जमा लिया था, यानी कि हरा के, ठीक है। तो ये तराई भावर वाले क्षेत्र में, तराई भावर वाले क्षेत्र जो था, तराई भावर क्षेत्र में ये क्या कर रहा था, जो विराट राजा था, विराट ये भी देखने को मिलता है। तो तराई भावर क्षेत्र में ये क्या कर रहा था, राज कर रहा था। यानी कि इसने क्या किया होगा, कुनिंदु को, ठीक है ना, कुनिंदु को हराकर, कुनिंदु को हराकर, जो विराट पर्व में क्या उल्लेख है कि कुनिंदु को हराकर जो था तुम्हारा विराट राजा, ठीक है, विराट राजा जो कि राजस्थान जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान का जो राजा था वो क्या कर रहा था, राज कर रहा था। तो विराट राजा ने राज किया था कहाँ पे, तराई भावर वाले क्षेत्र में, ठीक है, जौनसार भावर वाले क्षेत्र में यहाँ पे इसने राज किया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रामायण की, रामायण से किष्किंधा कांड समझ में आ गया, महाभारत से सभा पर्व हो गया, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वन पर्व। तो अगर हम टोटल एक कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए, ठीक है ना, टोटल एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये तो हमारे क्या हुए, जो सारे हमारे जितने भी आपके ये चीज़ें मिली उनसे हमको क्या कंक्लूजन निकालने को मिलता है, हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इनका राजा, ठीक है, उस टाइम पे कुनिंदु का राजा कौन था, सबसे पहले कुनिंदु का राजा कौन होगा, सुबाहु होगा। और कुनिंदु का राजा सुबाहु, क्योंकि देखो वन पर्व के दौरान सुबाहुपुर में रुके हुए थे, तो वहाँ का राजा क्या था, राजा सुबाहु था। और राजा सुबाहु होने के साथ साथ उनकी राजधानी, कुनिंदु की राजधानी क्या रही होगी उस टाइम पे, श्रीपुर या श्रीनगर, जो पौड़ी गढ़वाल में अभी पड़ता है, यानी कि सुबाहुपुर की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो क्या पड़ी होगी, श्रीनगर रही होगी। ये कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, अगर कहानी के रूप में बोलें तो सिंपल कंक्लूजन यही है कि जब कुनिंदे, जब तुम्हारे क्या थे पांडव, जो अज्ञातवास के दौरान घूम रहे थे, तो उनमें क्या दिखता है, कुनिंदु का उल्लेख देखने को मिलता है। और वो उल्लेख तुम्हारा ये था। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे स्टार्ट करते हैं। और अब हम मध्य जो काल था कुनिंदु का उसको समझते हैं, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक जो कुनिंद काल चल रहा था। और उस समय अगर इतिहास की बात करें तो महाजनपद काल चल रहा था, ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम यहाँ से कुनिंदु की बात करते हैं, जैसे अभी तक हमने देखा कि कुछ हमारे साहित्यिक स्रोत थे, लेकिन हमारे पुरातात्विक स्रोत के रूप में कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और मध्यवर्ती कुनिंद वंश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मध्यवर्ती कुनिंद काल में अगर हम बात करते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक, तो यहाँ अगर सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम पहली बात कर लेते, देखिए अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी जो लिखी हुई है पाणिनि की अष्टाध्यायी, यहाँ से आपको कुछ जानकारी मिलती है कुनिंदु की। क्या जानकारी मिलती है, देखिए इसके अनुसार जो कुनिंद थे वो क्या थे, उत्तर हिमालयी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, है ना, उत्तर हिमालयी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, ठीक है। और ये जो पुस्तक है लगभग 500 ईस्वी पूर्व ये माना जाता है इसे तब आई थी। उत्तर हिमालयी क्षेत्र में निवास कर रहे थे और वहाँ पे 2 गणसंघ थे, तिगर्त गणसंघ और कुलिंद गणसंघ, ठीक है।
अगर हम कुनिंद गणसंघ की बात करते हैं वहाँ पे, तो उस टाइम जो कालकूट जनपद था वहाँ पे से साक्ष्य मिलते हैं। जो कालकूट अभी है, कुनिंद की राजधानी वहाँ पे कालकूट हुआ करती थी। कुनिंद की राजधानी उस टाइम पे कहाँ हुआ करती थी? कालकूट। ठीक है, कालकूट को अगर हम अभी बात करें रिसेंट में तो कालसी देहरादून है ना, कालसी देहरादून। और क्या है? कालसी देहरादून जो है यमुना और टोंस नदी के तट पर है। यमुना व टोंस नदी के तट पर, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, यमुना व टोंस नदी। अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या था? अगर पूछ लिया जाए कुनिंद की जो राजधानी, ठीक है, मध्यकालीन में कहाँ थी, ठीक है, महाजनपद काल में कहाँ थी, तो वो कहाँ पे थी? कालसी देहरादून में थी। और जो कालसी देहरादून है वो क्या थे? यमुना और टोंस नदी के तट पर था। ठीक है, यहाँ से हमको कुछ इस तरीके के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहीं से हमको क्या था कि भाई नदियों के तट पे था, तो ये क्या थे? यहाँ पे व्यापार चलते होंगे, इस बात का भी यहाँ से जानकारी मिलती है, इस बात की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये अष्टाध्यायी से मिलती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब आगे चलता है, ठीक है, तो 200 ईस्वी तक, मतलब 200 साल तक, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई जानकारी, 200 वर्ष तक कोई जानकारी कुनिंद के होने की नहीं है, कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे मगध जो था वो फल फूल रहा था। ठीक है, मगध फल फूल रहा था। उस टाइम पे जो मगध था, मगध फल फूल रहा था, मगध चल रहा था यहाँ पे 200 वर्ष तक। और उसके बाद क्या था? देखिए, जब लास्ट बात आ जाती है, मगध चल रहा था, तो यहाँ पे उसके बाद जो आता है वो क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? धनानंद को हराकर, ठीक है, जो आता है 200 वर्ष तक मगध फूला था, यानी कि धनानंद के शासन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिर क्या होता? धनानंद शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर यहाँ पे क्या की? मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना। तो इस बीच में जो कार्य हुआ, इसे भी आपको समझना है कि 200 वर्ष तक, 200 इससे पहले 500 ईस्वी पूर्व में एक अष्टाध्यायी पुस्तक आई पाणिनि की, जिसमें कुनिंद गणसंघ यहाँ से पता चला। तो कालकूट, ठीक है, कालकूट कालसी देहरादून ये है, ठीक है, और यमुना और टोंस नदी के तट पे, इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। अब तुम्हारे मौर्य वंश चल चुका था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? तो इनका जो दरबारी था चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य, मौर्यों का। तो अब हम आगे अगर बात करते हैं इसी में, तो आगे क्या था? देखिए, जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का दरबारी कौन था? चंद्रगुप्त, इनका जो दरबारी था वो दरबारी था आपका चाणक्य। ठीक है, तो फिर चाणक्य ने अपनी पुस्तक लिखी हुई है दूसरी, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पे लिखी हुई है विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी हुई है। और अर्थशास्त्र में फिर से क्या होता है? फिर से कुलिंद का उल्लेख मिलता है। कुलिंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से कुलिंद का उल्लेख मिलता है। और इसने जो पुस्तक लिखी थी लगभग 300 ईसा पूर्व लिखी हुई थी। ठीक है, लगभग 321-22 में ये हरा के मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। और उसके बाद 300 ईसा पूर्व में यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई चाणक्य के द्वारा, ठीक है, अर्थशास्त्र, और जिसमें कुलिंद का फिर से क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कुलिंद के लिए क्या मिलता है? कुलिंद, ठीक है, कुलिंद शब्द का प्रयोग मिलता है। कुलिंद शब्द का प्रयोग, ठीक है, कुलिंद शब्द का प्रयोग। और कुलिंद शब्द और कह सकते हो कुलिंद, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। कुलिंद शब्द का प्रयोग यहाँ से देखने को मिलेगा। और अगर एक बात करते हैं यहाँ से और इम्पोर्टेंट, यहाँ जो भी कुलिंद के लिए क्या कहता है? राज
ठीक है, राजतरंगिणी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। इसका मतलब क्या है, जो मौर्यों के जैसे मौर्य राजा हैं तो उनकी उपाधि को स्वीकार करने वाले राजा, ये भी उल्लेख देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ से तो इस टाइम पे कुलिंद शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए जब मौर्यों का शासन चल रहा था तो तब क्या था, कुलिंदों में क्या हुआ था गढ़ शासन हुआ करता था। ठीक है, मौर्यों में क्या हुआ था गढ़ शासन, इनमें कुलिंदों में गढ़ शासन हुआ करता था। तो ये इतिहासकार ये जानकारी देते हैं। ठीक है, गढ़ शासन हुआ करता था। गढ़ शासन का मतलब क्या है, गढ़ शासन का मतलब ये होता है कि कोई राजा उस टाइम पे नहीं हो। ठीक है, कोई राजा नहीं, तो कोई राजा नहीं होता है जिस टाइम, उसे हम क्या बोलते थे, गढ़ शासन बोलते हैं। ठीक है, तो गढ़ शासन प्रचलन में था गढ़ शासन। ठीक है, अर्थशास्त्र से कुलिंदों का फिर उल्लेख मिलता है आपका, कुलिंद शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, और गढ़ शासन यहाँ से हुआ करता था। उसके बाद क्या था, मौर्य वंश में जब सम्राट अशोक के टाइम की बात अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक की बात करते हैं हम। ठीक है, सम्राट अशोक, जब सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक थे, मतलब मौर्य वंश के जो राजा थे सम्राट अशोक, तो इनने क्या किया था, 257 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो इनने अपने 14 अभिलेख, ठीक है, इनके कितने 14 अभिलेख थे इनके, उसमें से क्या आता है, उनमें से एक अभिलेख जो है कालसी देहरादून में, जो इनमें से 13वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख। ठीक है, इनके 14 अभिलेखों में से जो 13वां अभिलेख है वो कहाँ पे है तुम्हारा, कालसी देहरादून में, देहरादून में, कालसी देहरादून में क्या था इनका, तुम्हारा जो 13वां अभिलेख है वो क्या है, कालसी देहरादून में स्थित है। सम्राट अशोक, मौर्य वंश के राजा थे अशोक, और 257 ईसा पूर्व में इनके जो 14 अभिलेख थे उनमें से क्या होता है 13वां अभिलेख है, उसमें फिर कालसी देहरादून में है, और उसमें भी क्या मिलता है, कुनिंदों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ से हमने बात कर ली। ठीक है, और यहाँ से बात कर ली। अगर हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र, और यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत थे वो आपका क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, और जो फिर अशोक के जो अभिलेख थे उसमें से क्या होता है, जो 13वां अभिलेख था कालसी देहरादून में, वहाँ से क्या जानकारी, यहाँ से कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, और कुछ जानकारी बौद्ध साहित्य से भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध साहित्य से भी कुछ जानकारी थोड़ा बहुत देखने को मिलती है। तो ये जानकारियाँ क्या थी, अगर मध्यवर्ती की बात करें तो मध्यवर्ती में ये आपको जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो हमने दो अगर बात कर ली इससे पहले हमने अगर प्रारंभिक कुनिंद वंश की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ऐसे कोई सोर्स तो मिले ही नहीं थे। ठीक है, अभिलेख वगैरह कुछ मिले नहीं थे, इनके पुरातात्विक स्रोत के रूप में कोई चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन साहित्यिक स्रोत हमको मिले हुए थे। और यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ दोनों तरीके के स्रोत थे, और उस टाइम वहाँ पे उत्तर वैदिक काल चला था यहाँ पे, और इस बात की था महाजनपद। ठीक है, जो 16 महाजनपद काल आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, 16 महाजनपद काल के टाइम पे क्या था, कुनिंद राजवंश में मध्यवर्ती काल यहाँ पे चल रहा था, और मौर्यों का शासन यहाँ पे चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, जो इसमें जो गैपिंग आती है, बीच में कुछ गैप आ जाता, देखिए है ना, हमने देखा था 500, ठीक है, 500 ईसा पूर्व कुनिंदों का उल्लेख मिला, फिर लगभग 300 तक आने में, 300 में आने में उल्लेख मिलता है, तो लगभग 200 वर्ष तक क्या था, मिसिंग था। तो 200 वर्ष तक यानी कि जो कुनिंद था कहीं ना कहीं मौर्यों के अधीन हो गए होंगे, कुनिंद भी क्या होंगे, मौर्यों के अधीन हो गए होंगे। ठीक है, मौर्यों ने उन पर भी राज कर लिया होगा। ठीक है, और कुनिंद क्या होंगे, मौर्यों के अधीन हो गए होंगे, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। इन कहानी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहली वाली कंक्लूजन हमारे कहानी से क्या निकला था, जब हमने महाभारत की बात की थी तो महाभारत से हमारा जो कंक्लूजन निकला फाइनल, वो हमारा क्या निकला, जो कुलिंद थे वो क्या था, उनकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। ठीक है, और श्रीनगर हुआ करती थी, और दूसरा उनका जो आधिपत्य होगा वो कौन था, सुबाहु हुआ करता होगा। दूसरी यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गढ़ शासन था। ठीक है, इस टाइम पे कोई राजा नहीं था, गढ़ शासन हुआ करता था, और इनकी राजधानी की बात करते हैं तो कालकूट या कालसी हुआ करती थी। 2 बातें हमारे यहाँ से आ जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगला थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। अब हम परवर्ती कुनिंद काल की, तो देखिए अभी तक जो हमने देखा था वो मध्यवर्ती था, और प्रारंभिक हमने देख लिया। अब जो आता है परवर्ती कुनिंद काल आता है। अगर हम बात करते हैं परवर्ती कुनिंद काल की, परवर्ती कुनिंद काल, तो परवर्ती कुनिंद काल जो चलता है तुम्हारा वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चलता है पूरा का पूरा काल। अब यहाँ
आते आते कुछ बातें हमको जाननी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने देखा था कि जो कालसी देहरादून से क्या मिला था, अशोक का जो अभिलेख मिला हुआ था, उसमें एक बात और भी आप नोट कर सकते हो कि जो अभिलेख था उसमें कौन सी भाषा और लिपि में लिखा गया था। ठीक है, जो अभिलेख था कालसी अभिलेख, तो कालसी अभिलेख जो लिखा हुआ था उसमें दो चीज़ें थी कालसी अभिलेख में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है। ठीक है, लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे आते हैं और परवर्ती कुनिंद काल की बात करते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें परवर्ती कुनिंद काल में, तो देखो जो परवर्ती कुनिंद काल था, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो 232 ईस्वा पूर्व लगभग, ठीक है, सम्राट जो अशोक थे, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद क्या था, जो मौर्य राजवंश था वो पतन की ओर चले गया था। ठीक है, मृत्यु के बाद मौर्य वंश पतन की ओर था, मौर्य वंश पतन की ओर चले गया था। तो मतलब जो मौर्य वंश था लगभग समाप्ति ही होने वाला था यहाँ से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश क्या था, पतन की ओर था। और जो बाकी रही कसर थी वो किसने छोड़ी, देखिए जो इनका 10वां मौर्य शासक था विदर्भ। ठीक है, इसको क्या किया, जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया 10वें मौर्य शासक को और क्या कर दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से शुंग वंश की स्थापना हो गई थी, शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी, शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी। यानी कि अगर हम कह सकते थे मौर्य काल के अधीन जो कुनिंद थे वो भी मौर्यों के अधीन थे, तो वहाँ से क्या हो गया, कुनिंद भी क्या हो गए थे, अब तुम्हारे आज़ाद हो चुके थे इन मौर्यों से। और वहाँ दक्षिण में अगर बात करते हैं तो क्या थे, सातवाहन भी जो तुम्हारे थे वो भी आज़ाद हो चुके थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी, ये बात आप परवर्ती कुनिंद काल से जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, जो यूनानी लोग आते हैं, ठीक है, हिंद यवन शासक वो आते हैं यूनान से। ठीक है, उनका आक्रमण होता है ग्रीक। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, पहले हम इतनी बात करते हैं। अब अगर हम कुनिंद के लिए देखें, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है वो मुद्राएं, और मुद्राओं से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और मुद्राओं को ज़रूर ही देखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कुनिंद के मुद्राओं की, देखिए ये बात हमारी होगी। अब हम परवर्ती कुनिंद काल में क्या करते हैं, मुद्राओं की बात करते हैं। देखिए मुद्राएं, तो मुद्राओं के बेसिस पे इसको फिर से देखिए, मुद्राएं कुनिंद काल की जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं के बेसिस से फिर से इसको दो भागों में विभाजित आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला प्रारंभिक कुनिंद मुद्राएं, ठीक है, प्रारंभिक कुनिंद मुद्राएं, क्योंकि अलग अलग टाइप की मुद्राएं मिली थी। और फिर जो आप कह सकते हो परवर्ती कुनिंद मुद्राएं, परवर्ती कुनिंद मुद्राएं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं 200 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक जो भी हमको मुद्राएं मिलती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम प्रारंभिक कुनिंद मुद्राएं बोल देते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं 175 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व से जो तुम्हारा 300 ईस्वी तक जो भी मुद्राएं मिलेंगी उनको हम परवर्ती कुनिंद मुद्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ये परवर्ती कुनिंद काल की हैं। और प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं की अगर हम बात कर लेते एक बार, तो क्या होता, इनमें देखिए, इनमें और इनमें अंतर क्या था प्रारंभिक। देखो यहाँ पे जो भी आपको ये सिक्का मिला, मुद्रा मिली, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इधर पे जो होगा राजा का नाम नहीं होगा, राजा का नाम नहीं, ठीक है, राजा का नाम नहीं था, ऐसी मुद्राएं। और इधर क्या होगा, इधर राजा का नाम होगा। ठीक है, राजा का नाम अंकित होगा यहाँ पे। तो जिन मुद्राओं में राजा का नाम अंकित होगा वही इस कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पे राजा का नाम अंकित नहीं होता।
अब प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं का पता किस तरीके से चलता है, अब हम थोड़ा सा जो अभिलेख हैं उनकी बात करेंगे। जो आपके देखिए बरहूत के जो अभिलेख थे, ठीक है, और मथुरा अभिलेख था, वहाँ से क्या मिलता है, फिर से कुनिंदों के बारे में हमको और जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे देखिए पहले क्या था, अभी राजा का नाम तो यहाँ अंकित होता नहीं है, लेकिन जो विषदेव, सबसे पहले विषदेव राजा आप कह सकते हो इधर पे, ठीक है। तो क्या था, यहाँ से जो नाम अंकित था वो कहाँ मिला, बरहूत अभिलेख से मिला। बरहूत अभिलेख, जो बरहूत के अभिलेख थे, मध्य प्रदेश बरहूत के अभिलेख, उनमें क्या था, वहाँ से देखने को मिला, ठीक है। अब ये आप कुछ भी कह सकते हो कि जैसे जब ये अभिलेख बन रहे होते हैं उसमें क्या किया, कुछ डोनेशन किया हो सकता है ना। हो सकता है कि जो कुनिंद थे, कुनिंद क्या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उनने क्या किया, वहाँ पे उसको बनाने में उनकी मदद की, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा आप कल्पना कर सकते हो। तो बरहूत अभिलेख में अगर हम बात करते हैं, जो पहला बरहूत का अभिलेख है, फर्स्ट अभिलेख, ठीक है, पहला अभिलेख, तो उसमें जो नाम अंकित है वो किसका है, धनभूति, ठीक है, इनका ही एक शासक आप कह सकते हो, धनभूति। धनभूति का नाम किसमें अंकित है, वो है तुम्हारा बरहूत के जो पहला अभिलेख था उसमें धनभूति का नाम अंकित है, ठीक है। तो धनभूति का नाम अंकित है, और हो सकता है कि क्या हो जाए, धनभूति हो वो क्या हो, विषदेव का ही पुत्र, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि धनभूति जो है वो क्या है, विषदेव का पुत्र है, ठीक है, विषदेव का पुत्र है। तो जो धनभूति है वो विषदेव का पुत्र है, ऐसा अंकित है। दूसरा जो अभिलेख है, ठीक है, कौन से, ये बरहूत के अभिलेख है, दूसरा अभिलेख। दूसरे अभिलेख की बात करते हो अगर आप, ठीक है, फिर दूसरा अभिलेख में गेट में उसका जो बना हुआ है वहाँ पे भी क्या होता है, इनका नाम अंकित होता है। फिर तीसरा, ठीक है, तीसरे अभिलेख से भी कुछ जानकारी मिलती है। तीसरे अभिलेख में जो कुछ दान किया हुआ था वो क्या किया था, ये बोला जाता है कि इसकी जो क्या थी, यहाँ पे सेकंड में जो आता है अग्रराज आता है, ठीक है, इसका नाम अंकित देखने को मिलता है। ये धनभूति की जो पत्नी थी, धनभूति की पत्नी, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे दान किया, ठीक है। और जो चौथा है, चौथे में क्या देखने को मिलता है, चौथा जो अभिलेख है उसमें बाघपाल, ठीक है, उसमें बाघपाल का नाम अंकित है। तो और क्या लिखा हुआ है, जो बाघपाल है वो क्या है, धनभूति का बेटा है, धनभूति का पुत्र है, ठीक है। बाघपाल जो है वो क्या है, धनभूति का पुत्र है बाघपाल, ऐसा अंकित करने को देखने को मिलता है। ये कौन से अभिलेख हैं, ये जो अभिलेख हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे यहाँ पे बरहूत के अभिलेख हैं जो एमपी से मिले हुए थे। और अगर हम बात करें मथुरा अभिलेख से, ठीक है, अगला जो अभिलेख है, पांचवा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, वहाँ से भी कुछ जानकारी मिल जाती है। थोड़ा जानकारी मथुरा अभिलेख से भी मिल जाएगी, ये जानकारी कुछ यहाँ से मिल गई आपको, ठीक है। और मथुरा अभिलेख, तो जो मथुरा अभिलेख था यहाँ से क्या था, धनभूति द्वितीय, कुछ जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, धनभूति द्वितीय के बारे में मिलती है। और क्या है, तो धनभूति जो द्वितीय है वो किसका पुत्र होगा, बाघपाल का पुत्र होगा। ये जानकारियाँ यहाँ से देखने को मिलती है, किनके बारे में, प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं से, जो तुम्हारा अभिलेख हैं, अभिलेख से कुछ राजाओं के बारे में, या आप कह सकते हो कि ये जो कुनिंद शासक थे इनके बारे में कुछ जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये, और इनकी देखिए इस टाइम पे जो इनके लिए जो राजधानी है, देखिए इस टाइम पे वो कहाँ हुआ करती थी, शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी। तो इस टाइम पे जो इनकी राजधानी है, ठीक है, तो कहाँ हुआ करती थी, शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी। अगर बात करें ये जो लास्ट काल है, यहाँ पे देखिए 3 राजधानियाँ हम पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। तो तीसरा जो पहले, तो यहाँ से क्या है, तीसरी जो राजधानी आती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, वो शत्रुघ्न नगर देखने को मिलती है। तो ये तो थी अब की प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं की बात। अब हम अगली बात करते हैं परवर्ती कुनिंद मुद्राएं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनमें क्या होगा, राजा का नाम भी अंकित होता है, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है आपका परवर्ती कुनिंदकालीन मुद्राएं।
तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। परवर्ती कुनिंद मुद्राएं बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अभी तक हमने जो देखा पहले उसमें हमने बात कर ली है किसकी, जो आपके मौर्योत्तर वंश था, ठीक है। मौर्योत्तर वंश में ही इनकी जो राजधानी थी कुनिंदों की वो शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी। और मौर्योत्तर वंश को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ मौर्योत्तर काल को ही क्या बोलते हैं, कुनिंदों का स्वर्णिम काल। कुनिंदों का स्वर्णिम काल। तो अगर पूछा जाए कुनिंदों का स्वर्णिम काल कौन सा है, तो मौर्योत्तर काल कुनिंदों का स्वर्णिम काल होता है। परवर्ती कुनिंद मुद्राओं की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की मुद्राएं आती हैं। पहला आता है अल्मोड़ा प्रकार, और दूसरा आता है अमोघभूति, और तीसरा आता है छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं जो कि हमको देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा की, सबसे पहले प्रकार की मुद्रा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। ये देखिए कुछ इसे, ठीक है, ताम्र धातु की थी। जो ये मुद्रा है ताम्र धातु की मिलती है। अमोघभूति प्रकार की जो मुद्रा है वो क्या मिलती है, ताम्र धातु की और रजत, है ना, रजत यानी कि चांदी। तांबा और जो ताम्र धातु और चांदी ये दोनों के यहाँ पे सिक्के मिलते हैं, और यहाँ फिर जो मिलते हैं वो ताम्र धातु के मिलते हैं। अब क्या हो चुका था देखिए दोस्तों, आगे जो तुम्हारे ग्रीक थे, ग्रीक आगे थे, ग्रीकों ने आक्रमण कर लिया था और ग्रीकों ने क्या कर लिया था, यहाँ पे ग्रीकों का राज हो गया था, यानी कि हिंद यवन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर शासन जो था हिंद यवन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर यूनान प्रभाव अगर बोले तो ताम्र अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राचीन सिक्के थे, और इसमें यूनान प्रभाव तब दिखने लगा था, यूनानी आने लग गए थे, ठीक है। यूनान प्रभाव हो चुका था इंडिया में। और अगर हम यहाँ पे बात करें अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो ये इस टाइम पे इनका शासन हो चुका था हिंद यवन शासक, ठीक है, हिंद यवन। और ये जो मिलते हैं ये कुषाण काल में मिलते हैं, ठीक है, छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के मुद्राएं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ किसका नाम अंकित था, राज्य का नाम अंकित था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जो ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं वो अल्मोड़ा से मिलती हैं, ठीक है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा से मिलती है। और दूसरा कहाँ से मिलती है, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर की कुछ जगह हैं जैसे अथियूर, थठियूर, इस जगह से तुम्हारी मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद कत्यूर घाटी, ठीक है, पूछ लिया जाएगा कत्यूर घाटी, तो कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो कि कौन सी थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त होती, ये तो थी तुम्हारी क्या, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। मोस्टली जो ज़्यादातर जो तुम्हारे क्या थी ये मुद्राएं थी वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अब अगर हम अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की बात करते हैं, ठीक है, और अमोघभूति बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अमोघभूति को कुनिंदों का क्या होता है, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ऐसा क्यों मानते हैं, इसको भी हम ज़रा सा समझ लेते हैं, सबसे शक्तिशाली शासक क्यों कहा जाता है। तो ये तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं होगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं अमोघभूति प्रकार, तो यहाँ क्या था देखिए, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा को हम समझते हैं, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। देखिए जायसवाल, केपी जायसवाल ने अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी ये 150 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक थी, 100 ईस्वी तक थी। यानी कि ये जो नाम था क्या था, अमोघभूति। उन मुद्राओं में सब क्या लिखा हुआ था, अमोघभूति। यहाँ पे जो मुद्रा थी उसमें राजा का नाम अंकित था, राजा, राज्य, उपाधि, ठीक है ना, ये सब उसमें क्या थे, अंकित थे उसके, ठीक है। और बहुत सारी चित्र इसमें बनाए गए थे, अभी बताऊंगा चित्र के बारे में भी। 150 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक जो मुद्राएं थी पूरी की पूरी वो क्या थी, अमोघभूति, उनमें लिखा हुआ था अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी। अब ये एक बात यहाँ से क्या हुआ, फिर क्या होता है, लोगों में मतभेद शुरू होता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना, इतिहासकारों में क्या मतभेद होता है कि इतने लंबे समय तक क्या अमोघभूति ही शासक रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो लोग बोलने लग जाते हैं कि अमोघभूति शासक ही नहीं होगा, अमोघभूति कोई ऐसा ही नाम होगा, ठीक है, अमोघभूति कोई शासक नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन क्या हुआ देखो, अगर ऐसा मानते हैं तो इससे पहले भी हमको क्या मिल गया, कुछ नाम मिल गए थे, जैसे धनभूति, बलभूति, कुछ नाम हमको पहले ही मिल चुके थे। तो ये क्या हो जाता है, इससे बात क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत प्रूव हो जाती है कि अमोघभूति नहीं है। क्या होता है, अमोघभूति तो शासक ही होगा,
पक्का ये क्या रहा होगा, कभी ना कभी शासक रहा होगा। तो अब तो फिर क्या माना गया, तो फिर ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि जो अमोघभूति है वो सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा, और अमोघभूति के बाद भी क्या होंगे, यही सिक्के चलाए होंगे जिनमें अमोघभूति ही लिखा होगा। ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला जाता है। यानी कि इतने टाइम तक अगर अमोघभूति सिक्के मिल रहे तो क्या होगा, अमोघभूति प्रकार के मिल रहे हैं तो अमोघभूति ही उन सिक्कों में क्या होगा, अमोघभूति पहले राजा होगा और वो शक्तिशाली राजा रहा होगा। ठीक है, यही बात ये पुष्टि करता है। इसीलिए उसके बाद के भी शासकों ने क्या किया, अमोघभूति प्रकार के सिक्के ही चलाए होंगे। तो ये बात यहाँ से चल जाती है। ठीक है, अब इसमें अमोघभूति प्रकार के भी सिक्के जो थे, दो प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, ताम्र और रजत सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो अगर इनमें बात की जाए कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं, तो अगर इनकी लिपि की बात की जाती है, और यही क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड का, ठीक है, सचिवालय वाला, उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, जो कुनिंद शासकों की जो मुद्राएं हैं वो किस किस लिपि में लिखी, तो यहाँ पे लिपि की अगर बात करते हैं तो 2 लिपियों में लिखी गई थी। ठीक है, एक तो क्या लिखी थी, ब्राह्मी लिपि, ध्यान में रखना है, ब्राह्मी लिपि, और जो दूसरा है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी ये मुद्राएं। ठीक है ना, अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कैसी होती है, खरोष्टी लिपि की खासियत क्या है, अगर खरोष्टी लिपि की बात करें तो खरोष्टी लिपि में क्या लिखा जाता है, कहाँ से उल्टा लिखा जाता है ना। हम जैसे क्या लिखते हैं, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, राइट से लेफ़्ट को लिखा जाता है, दाएँ से बाएँ ओर लिखा जाता है, दाएँ से बाएँ ओर ये लिखा जाता है। और अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें बाएँ से दाएँ ही लिखते हैं। ठीक है, ये चित्रण जो भी लिखा हुआ होगा वो कैसे होगा, बाएं से दाएं होगा ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। और अगर भाषा पूछ लेता है तो प्राकृत भाषा जो थी, ठीक है, प्राकृत भाषा उसी का यहाँ पे उल्लेख है, मतलब प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और लिपि अगर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, इस प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे थी। अब मुद्राओं की, ये तो मुद्राओं की बात होगी। ताम्र और रजत यानी कि चांदी दोनों प्रकार के सिक्के इनने चलाए हुए थे। और इन जो चित्र, ये देखिए यहाँ पे क्या था, बहुत सारी, जैसे इनमें चित्रण किस किस का था। अगर चित्रण की बात करें, चित्रण की बात अगर पूछता है तो यहाँ पे जैसे हिरण है ना, हिरण, वैसे इनके भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। अब उतना ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। हिरण हो गया, और क्या है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है, वाई आकार, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। सूर्य हो गया, कहीं पर नदी दिखाई गई है, आदि इस प्रकार का चित्रण, सूर्य, नदी आदि इस तरीके का चित्रण किया गया है। किनमें, जो तुम्हारे ये अमोघभूति प्रकार के सिक्के थे। यानी कि अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ जाता, तो अमोघभूति जो था वो क्या था, कुनिंदु का सबसे शायद शक्तिशाली शासक था। अगर हम पहले शासक की, पहले ज्ञात शासक की बात करते हैं वो सुबाहु था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछ लेता है वो क्या था, अमोघभूति था। ठीक है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं काफ़ी प्रचलन था। और 2 द्विलिपीय मुद्राएं थी। ठीक है ना, तो द्विलिपीय मुद्राएं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी क्या करती हैं, मतलब ये मुद्राएं जो होंगी कहीं दूसरी जगह भी जाती होंगी, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी यहाँ पे दर्शाती हैं द्विलिपि में। ठीक है, तो ये मुद्राओं की खासियत होगी, इसमें आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा। अब जो हमारा जो लास्ट आता है वो हमारा क्या आ जाता है, वो आ जाता है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखो ताम्र धातु की बनी हुई थी, यहाँ पे भी क्या था, राज्य का नाम अंकित था। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, छत्रेश्वर की मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, मतलब एक वो मूर्ति बनी हुई होगी, छत्रेश्वर की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई थी इन सिक्कों में। ठीक है, अब जो इतिहासकार एलन है, एलन के द्वारा, ठीक है, एलन का मानना है क्या है कि ये जो मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है, ये जो मूर्ति है ये प्राचीन शिव, ठीक है, शिव जी की ये मूर्ति हो सकती है। ये मूर्ति किसकी हो सकती है, शिव जी की हो सकती है, ऐसा इतिहासकार एलन का मानना है। यानी कि यहाँ पे इनके छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्रा होती है उसमें क्या है, ये एक मूर्ति दर्शाई हुई होती है, वो क्या हो सकती है, शिव जी की मूर्ति हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन सिक्के इसमें आगे अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, तब अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया था यहाँ पे, उसके बाद हिंद यवन शासकों का आ चुके थे। जब जैसे जैसे हम कहाँ पे आ गए थे, अमोघभूति प्रकार में आ चुके थे। हिंद यवन, पहले यूनान प्रभाव था, फिर हिंद यवन आ चुका था, और यहाँ पे कुषाण प्रभाव आ चुका था। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑल ओवर कुनिंद राजवंश के बारे में मैंने बताने की कोशिश की, जिसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की। ठीक है,
अब अगर मैं बात करता हूँ इसके आगे क्या हुआ, तो इसके आगे देखिए अमोघभूति सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा और अमोघभूति शासक, ठीक है। और अगर कुछ शासकों की बात करते हैं, देखो मौर्यों के, मौर्योत्तर वंश के ख़त्म होने के बाद ही जो होता है असली अमोघभूति शासकों की क्या होती है, असली पहचान होती है, ठीक है। तो जैसे हमको कुछ नाम देखना, अगर कुणिन इनके राजवंश के शासकों का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। शासक जैसे क्या थे, धनभूति, ठीक है, धनभूति, अमोघभूति, अमोघभूति, ठीक है, धनभूति, अमोघभूति, विषदेव, ठीक है, विषदेव, धनभूति, अमोघभूति, विषदेव थे। और क्या था, बलभूति, ठीक है, बलभूति। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, सब भूति भूति, ठीक है। और क्या, भानु, रावण, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शासक हमको क्या है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, कुणिंद शासक, ये सारे कुणिंद शासक थे, बलभूति, धनभूति, अमोघभूति, विषदेव, भानु, रावण, ठीक है। इस तरीके से क्या थे, नाम थे अलग अलग, जो क्या थे कुणिंद राजवंश यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे उत्तराखंड में कुणिंद राजवंशों का शासक था, पूरा का पूरा शासन था, पूरा का पूरा, ठीक है। और उसमें सबसे शक्तिशाली शासक था जो अमोघभूति था, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे अमोघभूति, जब अमोघभूति के क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हुआ था, फिर आपका यहाँ पे शकुं का शासन आ चुका था, शक, ठीक है। शकुं ने आक्रमण किया होगा, शकुं का शासन आया और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सूर्य मंदिर स्थापित करते हैं। तो हमारे बहुत सारे सूर्य मंदिर उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ये शकुं के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा मानना है इतिहासकारों का, ठीक है। तो आगे देखेंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा।